अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारी वीकली जूम मीटिंग फॉर टैक्स प्रोफेशनल्स। मैं हूं एडवोकेट एंथनी विलियम्स। और लास्ट टाइम यानी लास्ट फ्राइडे को हमने ये स्टार्ट की थी, अगस्त के एंड 2022। आज 2 सितंबर 2022 है। इसका लिंक जो है आप लोगों के साथ शेयर किया गया है। अगर आपने हमारी ये फ्राइडे की मीटिंग जो 5:30 टू 7 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम होती हैं, तो दो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। एक है पाकिस्तानी टैक्सेस मेड इजी, एक है टैक्स मास्टर क्लास। उसके अलावा जो है, अगर आप वैसे भी हमारे साथ राब्ते में हैं तो, और किसी ब्रॉडकास्ट लिस्ट पे हैं, तो वहाँ भी ये मीटिंग का लिंक शेयर होता है। तो व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर से ये होगा कि आप उस नंबर पर रब्ता करके, आपको नंबर है जी 0321 4409 009। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 0321 4409 009। तो मीटिंग को इस तरह स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो मेरे 25 इयर्स हो गए टैक्स लॉ को सीखते हुए, पढ़ाते हुए, पढ़ते हुए। और जो बुक मुझे इन 25 सालों में बार बार रिमाइंड करती थी कि ये किताब मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मेरी अपनी एक लाइब्रेरी है जिसमें 200 बुक्स हैं, उसमें से 50+ जो है टैक्स की बुक्स होंगी। तो वो किताब जो है वो फाइनली मुझे मिल गई। और लास्ट वीक जब मुझे मिली तो मैंने कहा कि चले आप लोगों के साथ भी किताब को शेयर करें। तो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल पे थी, फेसबुक पेज वगैरह पे थी। किताब है पालकीवाला साहब, इंडियन टैक्स के लेजेंड है। उनकी किताब है द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स। और अब उनकी तो खैर 2002 में डेथ हो गई थी, अब और लोग इस बुक को मैनेज करते हैं। इस बुक की जब अनबॉक्सिंग हुई थी तो उसके बाद पूछा गया था कि जी इसके कंटेंट्स थोड़े से बता दे। तो इसके कंटेंट्स बड़े सिंपल हैं। ये जो है 20th एडिशन है और 2020 में प्रिंट हुई है। और इसमें जो चैप्टर्स हैं वो इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इंडिया में जो इनकम टैक्स का कानून है, पाकिस्तान में तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है जो टैक्स लॉ है। तो उस हवाले से जो है ये सेक्शन वाइज अरेंज्ड है उस कानून के मुताबिक। इसका मतलब ये है कि अगर मैं चैप्टर 1 निकालूं तो चैप्टर 1 में मुझे इंट्रोडक्शन यानी इनकम टैक्स लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहला टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं और ये ऐसी किताब है कि इस पे पूरी लाइफ टाइम लगाई जा सकती है। तो हम उस टॉपिक पे बात करें। और फिर इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे भी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, लेकिन चैप्टर 1 में कुछ लॉ से पहले जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि इनकम टैक्स लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेशन है, इस इनकम टैक्स लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, रीड करके उसको अप्लाई कैसे किया जाता है, और अगर कोई डिस्प्यूट आ जाए बिटवीन टैक्स पेयर और उनके टैक्स लॉ या हमारे एफपीआर की बात अगर हो रही है, तो उसको कैसे, किस सेक्शन को कैसे पढ़ना है, इसको, इस लॉ को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। इंटरप्रेट करने के अलावा कंस्ट्रक्शन प्रेसिडेंस की बात है, और उसके अलावा रिट की बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए या फंडामेंटल लॉस के साथ ये मैच ना करे तो कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चैलेंज करना है। फिर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 जो है, यानी कि डेफिनेशंस हैं और उसके स्कोप ऑफ टैक्स है वो, और सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर, ये तीन जो टॉपिक्स हैं ये चैप्टर 1 में है। और फिर चैप्टर 2 में उनका सेक्शन 4 है, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। मैं रिपीट कर दूं कि किताब जो है, और ये है वॉल्यूम 1, और इसके अलावा ये है वॉल्यूम 2। तो बेसिकली ये किताब जो है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो है, ये किताब इंडियन एक्ट के मुताबिक अरेंज है। जो उनके सेक्शन 1 यानी जिसमें लिखा होता है कि पूरे इंडिया पे अप्लाई होगी, इसका स्कोप क्या, और उसके जो फंडामेंटल पॉइंट्स हैं वो चैप्टर 1 में हैं, और सेक्शन 2 जो डेफिनेशंस का है। अब आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इसी पैटर्न पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बना हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली असेसमेंट का तरीका फर्क है और लॉजिक्स
टैक्स लॉ में फर्क है, तो ब्लाइंडली तो नहीं फॉलो कर सकते, लेकिन जो चीजें मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सल हैं टैक्स लॉज में, ऐसी हैं जो सबको पता होना चाहिए, तो वो सारी हम डिस्कस करते रहते हैं। तो इस हवाले से हमने प्रीवियस वीडियो में जिसको हम टैक्स मास्टर क्लास कह रहे हैं, और पार्ट 1 आप देख रहे थे, आज आप पार्ट 2 देख रहे हैं, और 2 सितंबर है। पाकिस्तान में टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, टैक्स ईयर 2022 की टैक्स फाइलिंग हो रही है। होपफुली रिटर्न की डेट भी आगे चली जाएगी, क्योंकि फ्लड्स हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं। आयरस भी अभी नया लॉन्च हुआ है, उसका इंटरफेस जो है आयरस एफबीआर का, जो आयरस ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इंडिविजुअल्स भी, कंपनीज भी, पार्टनरशिप भी। तो उस हवाले से काफ़ी इश्यूज हैं उसमें भी। फिर जो लोगों की मुश्किलें पेश आ रही हैं, इसके अलावा पेपर टैक्स रिटर्न भी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इशू किया, ताकि जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कंप्यूटर का, आईटी का, तो वहाँ पे पेपर रिटर्न फाइल की जाए। जैसे मैंने कहा कि इस मीटिंग का लिंक जो है आपको इन एडवांस जो है इन ग्रुप्स में, और कुछ और ग्रुप्स हैं, पिप्फा का है और कुछ और ग्रुप्स हैं जिनमें मैं मेंबर हूँ, वहाँ पे मैं ये जूम की मीटिंग का लिंक शेयर कर लेता हूँ। लेकिन आज क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान और हांगकांग का मैच है एशिया कप में T20, तो ऑब्वियसली फोकस लोगों का वहाँ होगा, लेकिन चूंकि ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, तो इजीली जो है फिर आप इसको देख सकेंगे, और टाइम स्टैम्प्स होंगे इसमें। जो बात भी हो रही है, जैसे अभी हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो टाइम स्टैम्प्स होंगे, तो हम जो है बात को आप फिर इजीली समझ सकते हैं इंट्रोडक्शन के बाद, और फिर जंप कर सकते हैं अगर किसी टॉपिक पर आपने जाना है। ठीक है जी। तो साथ साथ आप भी इंजॉय करें, कप ऑफ टी मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। जो पालकी वाला साहब की किताब में कुछ मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, और चूंकि पार्ट 1 था, तो शायद मैं थोड़ा स्पीड से गुजर गया। इनकी 20th एडिशन की है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, और उसके अंदर हम अभी जनरल प्रिंसिपल्स जो पाकिस्तानी टैक्स लॉ पे भी, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो और दुनिया के टैक्स लॉज पे भी अप्लाई होते। तो मैं यहाँ पर बहुत रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि किताब जिन्होंने लिखी है, और उसके बाद पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के टॉप लीडिंग जो लॉयर्स हैं वो भी ये किताब यूज करते, तो मैं तो बिल्कुल एज ए स्टूडेंट इसको देख रहा हूँ। आप समझें कि फर्स्ट टाइम इस किताब से गो थ्रू हो रहा हूँ। मेरे पास 2004 का यानी 17th एडिशन था, लेकिन ये है कि ये एक तरह से ऑलमोस्ट लेटेस्ट एडिशन है। ये किताब जो है, सवाल ये भी पूछा गया था कि कहाँ से मैंने परचेज किया, तो मेरी लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी, जिसका मतलब है ये आती तो ओरिजिनली इंडिया से, लेकिन वो मुख्तलिफ पब्लिशर्स जो हैं इसको मंगाते हैं। तो मैं फॉर्चुनेट रहा हूँ कि चूंकि मैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ और लाइफ टाइम मेंबर हूँ, तो मैं अभी रिसेंटली जब मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस भी हो गया, तो एवरी वीक मैं कोशिश होती है कि मैं टैक्स बार भी जाऊँ, और क्लाइंट के केसेस भी होते हैं, हाई कोर्ट भी विजिट करूँ, और हाई कोर्ट की लाइब्रेरी से भी फायदा उठाऊँ। तो जब मैं लाहौर टैक्स बार इस दफ़ा गया था अगस्त में 2022, तो ये किताब वहाँ पे डिस्प्ले पे थी और वहाँ फॉर सेल अवेलेबल है। तो अगर आपने परचेज करनी है तो आप वहां से परचेज कर सकते। जो प्राइस मुझे कोट की गई थी और इस किताब पे भी लिखी है वो 20,000 रुपीज है, लेकिन जैसे आप समझ सकते हैं प्राइसेस वगैरह में वेरिएशन भी होता है, और किताब आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाएगी। लेकिन अगर अब इंडिया से ट्रेड ओपन होता है, तो होपफुली इस तरह की अच्छी किताबें हर सब्जेक्ट की, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फिजिक्स हो, एजुकेशन हो, टैक्स लॉज हो, तो अच्छी रिसर्च किताबें आ सकती हैं जिनसे फायदा होता है। जो हर चैप्टर के स्टार्ट में उन्होंने टॉपिक्स बताए हुए हैं कि वो किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। चैप्टर 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से ओपन होता है, और प्रिलिमिनरी है, यानी कि बेसिक चीजें हैं जो इस लॉ के बारे में पता होना चाहिए। तो वो उन्होंने पहले उसको कंपेयर किया है कि इंडिया में पहले 19 इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, और फिर 1961 में जो है वो ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। तो चैप्टर 1 के प्रिलिमिनरी में उन्होंने कुछ बातें की, हमने वो डिस्कस भी की। और जैसे आप पाकिस्तानी लॉ के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसी तरह इंडियन टैक्स लॉ में भी
बहुत चेंजेस हुई हैं, और इवन उन्होंने कोशिश की है कि उनका इंडियन एक्ट 1961 को अपडेट करें, लेकिन अभी तक वही एक्ट चल रहा है। बीच में उन्होंने काफी दफा कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाई करें, जो एक मुश्किल काम है। जो टैक्स लॉस की सिंप्लीफिकेशन पे मैं कुछ जो है एक प्रोफेशनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। किताब चूंकि बहुत भारी है तो इसलिए साइड पे रख दी है। इसके मेरी इस बात के बाद इनकम हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हेडिंग वहाँ है, तो उसी हवाले से हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक तो ये लॉ ऑफ रिट्स के हवाले से बात करूंगा, और मैं आजकल हमने हैंड जो एक्सरसाइज के अंदर एक मशीन ली है जिससे हाथ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ताकि जो है ये इस तरह की बुक्स को प्रॉपरली ग्रिप कर सकूं। ये सारी बुक्स जो है, ये महमूद साहब की किताब आप देख रहे थे, ये दोनों किताबें लॉ ऑफ रिट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एम महमूद साहब की, मैं दोनों आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और फिर इसमें जो आज के हवाले से, क्योंकि ये सेशन है आपके सवाल जवाब पूछने का, अगर आप सवाल कुछ पूछेंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फिर तो जो है वेल एंड गुड, क्योंकि मैं जूम की मीटिंग का लिंक तो शेयर किया था, और देखें अटेंडेंस होती है कि नहीं। और ये भी है कि मैंने जो लिंक शेयर किया था, आया वो लिंक जो है वही लिंक है या दूसरा लिंक है, तो लेट्स सी। फिर ये होगा कि एडवांस में नहीं शेयर करेंगे, फिर उसी टाइम पे शेयर कर लिया करेंगे। तो टैक्स लॉस की सिंप्लीफिकेशन पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, जो उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी जो टेक्नोलॉजी और टैक्सेशन के हवाले से एक्टिव है, चाहे वो टेक्नोलॉजी साइड पे हैं, चाहे वो टैक्स लॉ साइड पे अपने मुल्क में, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, या कहीं। इस वक्त तक यानी कि 2022 तक बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में और पाकिस्तान में भी हैं, जैसे बी फाइलर डॉट पी के है, जो आपको हेल्प करते हैं अपनी रिटर्न फाइल करने में। आप डेटा देते हैं तो वो उसको रिटर्न में डाल के आपकी रिटर्न फाइल कर देते हैं। टैक्स दोस्ती ब्रांड भी 2017 में स्टार्ट हुआ था, और मोबाइल ऐप के लिए इन्वेस्टमेंट रेस करने के लिए हमने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया था। बेसिकली टैक्स लॉ सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, लेकिन टैक्स लॉ की एप्लीकेशन जो है ना सिंप्लीफाई हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक शख्स पर कौन सा टैक्स लॉ अप्लाई होता है और टैक्स लॉ में कितने हद तक अप्लाई होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और गोइंग फॉरवर्ड जो क्वांटम कंप्यूटिंग और इस तरह के जो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे नेक्स्ट 25 ईयर्स में कमर्शली। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अगर अवेलेबल है भी तो उनमें वो बात नहीं है, उनका सॉफ्टवेयर उतना रोबस्ट नहीं है। जब टैक्स लॉस को, और बहुत काम हो रहा है दुनिया में, क्योंकि टैक्स लॉस की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एक दफा एआई एजेंट को, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो है उसको सिखा दें कि टैक्स लॉ, जैसे इन वीडियोस का भी मकसद है कि आपको बेसिक टैक्स लॉ पढ़ना सिखाना और अप्लाई करना सिखा दे, तो वो एआई जो है फिर, चूंकि उसने ना सोना होता है, ना खाना होता है, ना पीना होता है, वो सॉफ्टवेयर कॉन्स्टेंटली उसी लॉ और फिर दुनिया में और भी जो लॉज हैं टैक्स लॉज, उन पर वो टाइम स्पेंड कर सकता है, तो वो काफी एक्सपर्ट बन जाएगा। और एक्सपर्ट बनने के बाद वो ह्यूमंस को जिन्होंने टैक्स पे करना है, क्योंकि एक टाइम आएगा मशीन्स और इंटेलिजेंट जो मशीन्स हैं उनको भी टैक्स वगैरह पे करना पड़ेगा। टैक्स एक यूनिवर्सल चीज है, जैसे डेथ यानी कि मौत, वो भी एक यूनिवर्सल चीज है। तो अगले 1000-2000 साल के लिए तो सेफली मैं आपको कह सकता हूँ कि टैक्स और डेथ दोनों जो है इतनी आसानी से जो है वो खत्म नहीं होंगे। उनके खात्मे के लिए फिर शायद मजीद आगे कोई बात हो, या अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वक्त तो आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप एंथनी स्क्रिप्टो शो जो है, अगर आप सर्च करेंगे एंथनी स्क्रिप्टो शो, तो वहां पे हमने वेब सीरीज स्टार्ट की है क्रिप्टो के हवाले से, जो अगले 2-3 हज़ार सालों के हवाले से बातचीत हो रही है कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या चीज़ है। इंसान अपनी नॉलेज के बेस पर एक एस्टिमेट लगाया लगा सकता है, और वो उसका राइट भी होता है। बाकी
उसका ठीक होना गलत होना वो इमटेरियल है। एक एफर्ट है कि आप देखते हैं कि फ्यूचर कैसा है और उस मुताबिक आप फिर जो है प्रेजेंट को ट्रीट करते हैं। अगर आप नेगेटिव माइंडेड है तो आप कहेंगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आज भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आप मेरी तरह ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव माइंडेड है, तो आप चाहेंगे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन खुदा की मर्जी से आगे बढ़े और ज्यादा प्रोग्रेस हो, और ये जो टैक्स वाले मसले होते हैं ये फ्यूचर में लोगों को ना हो। तो इसीलिए जो है, जो टैक्स की सिंप्लीफिकेशन है, टैक्स लॉस की सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। और मैंने बहुत साल पहले इंडिया में जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है, उसी तरह वहाँ इंडियन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स अटेंड किए थे। तो वो उस वक्त सैटेलाइट टीवी पे आते थे, और वहाँ जो टैक्स की क्लासेस थी वो टैक्स के उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उन्होंने इस तरह स्टार्ट की कि एक गांव में, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि टैक्स लॉस कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाते हैं। उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया कि एक गांव में कानून बनाया गया कि एक रोड थी तो उस पे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स तो नहीं है, लेकिन यहाँ से जो लोग गुजर रहे हैं उनको कहा जाए कि वो अपने साथ लालटेन लेके चले। तो कानून बन गया, लेकिन फिर भी एक महीने बाद पता चला कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां पे। और शायद गाड़ियों का जमाना नहीं था, पुराना जमाना था, लेकिन जो भी था वहां पे एक्सीडेंट्स हो रहे थे जो लोग भी उस रोड को यूज करते थे। तो पता चला कि लोग लालटेन तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस लालटेन को लाइट नहीं कर रहे, जला नहीं रहे, क्योंकि जाहिर बात है जब आप लालटेन को जलाते हैं तो है। तो फिर कानून में तरमीम की गई और कहा गया कि हर वो शख्स जो इस रोड से गुजरेगा ना सिर्फ वो लालटेन कैरी करेगा। लालटेन अगर आप समझ रहे हैं तो बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसके अंदर थोड़ा सा तेल होता है और उसके ऊपर एक कैंडल होती है, वो फिर उस तेल से जलती है और वो शीशे का जो है पूरा बॉडी होती है ताकि उसमें से लाइट निकले। तो लालटेन जो है वो, और इंग्लिश का वर्ड है लालटेन। लालटेन जो है वो ना सिर्फ कैरी करेगा उस रोड पे, कानून में तरमीम ये आई, बल्कि उसको जलाएगा भी। यानी वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ खाली लालटेन लेके फिरेगा। जैसे पाकिस्तान में जब हेलमेट्स का वो रूल बना था, तो कुछ लोग अपने घर की देचकियां जो है ना सर पे पहन के चल रहे थे, जो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा डेंजरस चीज थी कि अगर उनका एक्सीडेंट होता तो वो मटेरियल उनके स्कल में भी घुस जाता और जो है क्या कहते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। जबकि हेलमेट तो इंजीनियर्ड इस तरह होता है कि वो उस इम्पैक्ट को कम करता है और आपको सेफ रखता है। तो जिस तरह लोग अपने घर की देचकियां सर पे पहन रहे थे, तो इसी तरह वहां कानून जब बना पहली दफा कि लालटेन कैरी होगा तो लोग बगैर जलाए हुए उस लालटेन को कैरी करें। सेकंड, जब अमेंडमेंट आई तो लोगों ने लालटेन जला के उस रोड से गुजरना शुरू किया, लेकिन फिर भी एक महीने के बाद भी एक्सीडेंट्स में कमी नहीं आई। तो पता चला कि लोग लालटेन लेके वहां से गुजरते हैं और वो जली होती है, लेकिन वो लालटेन अपने कपड़ों के अंदर, कोट के अंदर, अपनी चादर के अंदर छुपा के लेके जाते हैं, क्योंकि कानून में ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी थी कि लालटेन सिर्फ होना चाहिए, कि मतलब ऐसी बात लिखी थी कि लालटेन होना चाहिए और लिट होना चाहिए, यानी जला होना चाहिए, लेकिन ये बात तो नहीं लिखी थी कि बाहर कैरी करना है के अंदर। तो लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए अपने कपड़ों के अंदर, अपने बैग के अंदर लेके उस रोड से गुजर गए। तो फिर थर्ड अमेंडमेंट आई, जैसे अभी पिछले दिनों 23 अगस्त 2022 को टैक्स लॉस सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2022 आया है, जिसमें इनकम टैक्स लॉ और सेल्स टैक्स के कानून को चेंज किया। उसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो थर्ड अमेंडमेंट आई कि जो शख्स इस रोड से गुजरेगा ना सिर्फ वो लालटेन कैरी करेगा, उस लालटेन को वो लिट भी रखेगा यानी जलाए रखेगा, और वो उस लालटेन को जो है अपने कपड़ों से बाहर रखेगा ताकि बाकी लोग देख सके। तो तब जाके उस रोड के ऊपर जो लोग गुजरते थे तो रोशनी हुई, और जो है एक्सीडेंट्स जो हो रहे थे वो होना कम हुए। तो इसी तरह टैक्स लॉज जो हैं जब इनिशियली बनाए जाते, तो चूंकि उसमें लिखा यह जाता है कि जी मिस्टर ए और मिस्टर बी जो है वो टैक्स देंगे, लेकिन और बहुत सारी बातें नहीं लिखी जाती। तो मिस्टर ए बी जो है अपनी ट्रांजैक्शन को चेंज कर लेते हैं, अपना नाम चेंज कर लेते हैं ए एंड बी से, अपना लीगल स्टेटस चेंज कर लेते हैं। तो फिर टैक्स लॉस को अमेंडमेंट करनी पड़ती है।
तो टैक्स लॉस की यानी ये हम बात कर रहे हैं कि जो जो टैक्स लॉज हैं उनको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब एक दफा जैसे 1961 में इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में शुरू हो गया था और अभी बहुत दफा हजारों दफा वो अमेंड हुआ है। इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो है 2001 जो है पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था, और अब कई मतलब 1-2 हजार दफा तो अमेंड हो चुका है। मतलब मुख्तलिफ सेक्शंस हो चुके हैं, सारों को मिलाएं तो उसमें 1000-2000 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो आगे वो कॉम्प्लिकेट ही होता है। फिर जब आप नया लॉ लाते हैं और उसमें तरीका भी चेंज करते हैं तो शायद आसानी आए, लेकिन टैक्स लॉज सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। टैक्स लॉज जो हाँ जो सिटीजन्स ने, टैक्स पेयर्स ने वो करने हैं, अबाइड करने हैं या जिस मुताबिक चलना है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल फोन्स और इंटरनेट को यूज करते हुए आप आसान बना सकते हैं। जैसे टैक्स आसान है तो आप इजीली अपने मोबाइल ऐप टैक्स आसान एफबीआर का जो ऐप है उस पर आप इजीली जो है वो कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी। साथ 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 जो है क्वेरीज भी लेते हैं, मतलब मीन्स के जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको देख लेते हैं। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि जब आपके पास एप्स होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को पता होगा कि आप सैलरीड पर्सन है, तो वो सारा साल आपका जो मोबाइल ऐप जिसमें एआई होगा वो वो डेटा कलेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फूड पैंडा से खाना मंगाते हैं तो फूड पैंडा में बड़ा क्लियर होता है और वो आपका डेबिट हो जाता है या कैश ऑन डिलीवरी होती है, जो भी होता है। तो वो फूड पैंडा जैसी ऐप आपके मोबाइल में दूसरा ऐप हो जो फूड पैंडा को देख रहा हो जब भी वो एक्टिव हो, और जब आप ऑर्डर प्लेस कर दें और पेमेंट कर दें तो आपको वो रिमाइंड करे कि जी ये जो फूड पैंडा में 1780 रुपए के आपने है, तो मैं इसको फूड एंड एंटरटेनमेंट के हेड के नीचे डाल दूं। तो आप कहें कि नहीं ये मैंने बिजनेस के लिए यानी बिजनेस मीटिंग के लिए मंगाया था, तो आप इसको बिजनेस एक्सपेंस में डाल दें, या आप कहीं और हो तो वो आपसे पूछ ले, तो ये बहुत आसान हो जाएगी। मतलब आपकी एवरी ट्रांजैक्शन जो आप ऑलमोस्ट आप मोबाइल फोन पर करते हैं, आप उबर करीम मंगाते हैं तो वो आपसे पूछे कि बिजनेस ट्रिप था कि पर्सनल, ताकि वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में आखिर में आए, या वो आपके बिजनेस अगर आप कर रहे हैं या अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे तो जो भी अप्रोप्रिएट है, जो भी रूल है उस मुताबिक वो आपको बताए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक सर्टन अमाउंट से ज्यादा एंटरटेनमेंट का खर्चा साल में कर लेते हैं तो आपको रिमाइंड कर दे कि अब जो एक्सपेंस है वो एज ए बिजनेस डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते। आपको जो है ये मतलब खर्चा फिर आपका अपना ही होगा, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। एक्सपेंस तो हो गया अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टैक्स बेनिफिट नहीं होगा। तो इस तरह के मजे मजे की चीजें हैं, मतलब जो आपके मोबाइल ऐप में हो। तो ये हमारी शॉर्ट सी स्टोरी थी आपके साथ। कप ऑफ टी मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। चले ऐसे करते हैं कि लिंक हम शेयर करते हैं जो भी हमारे से एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, और देख लेते हैं। जी देखते हैं कि क्या सिलसिला। अच्छा, अब जो है आ, ये तो यहाँ तक बात थी, और चूंकि यूट्यूब वीडियो हो जाएगी इसके बाद, तो ये टाइम स्टैम्प्स होंगी, और साथ साथ ये जरूर होगा कि आप अगर आते हैं वीडियो पे, अपना इनवाइट पे आते हैं तो आपके क्वेश्चंस वगैरह भी लेते रहेंगे। ठीक है जी। आगे चलता हूँ कि जो बुक है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, और उसमें हम बात कर रहे थे कि ये तो उन्होंने स्टार्ट ऐसा किया कंपैरिजन और सिंप्लीफिकेशन की बात। फिर वो बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और यही
असूल जो है, मैं पाकिस्तान में भी सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए हुए हैं। ठीक है जी। और साथ साथ नोटिफिकेशन जैसे जैसे होगी, चल, तो बातचीत होती जाएगी। अच्छा, अब जो है इसके अंदर जो मेन, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि इनकम टैक्स लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा गहरा आपस में ताल्लुक है, क्योंकि जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर दे रहा है टैक्स लॉ को कि वो इनकम पे टैक्स लगाए, वो एसेट्स पे टैक्स लगाए, सर्विसेज पे टैक्स लगाए, और मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बना सकती है लॉज कि वो लगाए। तो दूसरी तरफ जब टैक्स लॉ बन रहा हो और जब टैक्स लॉ एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो उस हवाले से जो है कॉन्स्टिट्यूशन को भूलना नहीं चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे फोर्थ शेड्यूल पार्ट 1 में लिखा है कि एंट्री नंबर 47 है मेरा ख्याल है, उसमें ये है कि टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। इसका मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ इनकम्स जो है उन पे टैक्स लगा सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे नहीं लगा सकती। एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाएगी प्रोविंसेस, जो प्रोविंसेस ने लगाया है। इस साल अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो इस साल आप कर रहे हैं या आप कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हैं, तो ख्याल रखें कि अगर आप एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करते हैं तो उसका अलग लॉ है, उस मुताबिक आपने पे करना। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वर्कर वेलफेयर फंड वगैरह इस तरह के कवानीन प्रोविंस के पास चले गए और वो प्रोविंसेस अब टैक्स कलेक्ट कर रही हैं। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, अपनी इनकम एज ए सर्विस प्रोवाइडर आप करते हैं, तो आप पर सर्विस टैक्स यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी या इस तरह लग सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो ये देखें कि इनकम टैक्स लॉ जो साल में एक दफा किया जाता है और रिटर्न टैक्स रिटर्न जो फाइल की जाती है उसमें आप किस किस्म की डिक्लेरेशन करें, इनकम्स की, एसेट्स की, एक्सपेंसेस की, लाइबिलिटीज की। वो हो सकता है कि फेडरल लेवल पर तो उस पर मजीद जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट है, लेकिन प्रोविंसेस उसी टैक्स रिटर्न को लेंगे और उस डेटा के बेस पे आपको अपने कानून के मुताबिक भेज देंगे। इसी तरह अगर आप जो है दो प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, टैक्स ईयर 2022 की बात होगी, एक प्रॉपर्टी आपने शो की है कि मैं उसमें रहता हूँ और दूसरा आपने कहा है कि ये प्रॉपर्टी वेकेंट है, जबकि आपने एक्चुअली उसको रेंट पे दी हुई और कैश पे रेंट आपको आता है और इस साल कर रहे हैं या सालों साल से हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने उस प्रॉपर्टी पे, वो जो सेकंड घर है आपका, उस पे इस फॉर्मूला ये लगाया है कि उसकी जो टोटल एफबीआर वैल्यू होगी 30 जून 2022 को, उस पर जो है वो उस टोटल वैल्यू का 5% पहले कैलकुलेट करेगी। सपोज करें 1 करोड़ है तो 5 लाख रुपए जो है उसकी वो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और 5 लाख का 20% जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए। और एक शॉर्टकट फार्मूले के मुताबिक जो भी एफबीआर वैल्यू है, जैसे 1 करोड़ है तो उस पर आपको 1% पे करना पड़ेगा। लेकिन रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपने, मतलब वही बात है ना, प्रैक्टिसेस हैं जो चली आ रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में अभी जो मैंने आपको वो लालटेन वाली एग्जाम्पल दी थी, तो क्या था, एक्सीडेंट्स फिर भी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लालटेन लोग लेके तो जा रहे थे लेकिन जला नहीं रहे थे, क्योंकि लालटेन जलाने पे, जिस तरह आपको पता है, आज भी पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। तो उस जमाने की ये जो एग्जाम्पल है, जिसका मकसद था ये समझाना कि टैक्स लॉस क्यों कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, वहां उस वक्त भी ऐसा ही था। तो आप जो है वो, आप और आपके टैक्स प्रोफेशनल इस चीज का ख्याल नहीं रखते, रिटर्न फाइल हो जाती है। वैसे तो ये नोन फैक्ट है, ये प्रॉपर्टी वाली जो मैंने बात की है कि वो 1% हुआ है, लेकिन चले, कहते हैं से कि वो उसको नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला, आपने टैक्स दोस्ती की वीडियोस भी नहीं देखी, फाइल कर दिया। अब आपने डिक्लेयर कर दिया, अब आप अपनी डिक्लेरेशन से पीछे नहीं हट सकते। अब आप ये नहीं कर सकते कि अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जाके रिवाइज करें और वो दूसरा वाला जो घर है वो डिलीट कर दें, क्योंकि आप एक्चुअल फैक्ट को मिसस्टेट कर रहे होंगे जो कंसीलमेंट ऑफ इनकम में आता है, जिसमें मिलियंस ऑफ रुपीस की सजा भी है और जेल भी है, नहीं फिजिकली भी आपको जेल भेजा जा सकता है। तो ये एक एग्जांपल है। फिर आप बिजनेस इनकम शो किया है तो वर्कर वेलफेयर फंड है, फिर आप सर्विस बिजनेस शो किया है तो
सर्विस टैक्स के हवाले से है, फिर आप जो है कैपिटल गेन शो कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि ये मैं प्रॉपर्टी 5वें साल में बेच रहा हूँ प्लॉट, जबकि आप जो है वो टैक्स ईयर 2022 में तो खैर 5वें साल वाला ही रूल था, लेकिन फिर भी जो है आप उसमें गलती कर रहे हैं तो वो टैक्स जो है आउटस्टैंडिंग रहेगा। और अगर टैक्स वाले, अगर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर एक टैक्स रिटर्न ना ऑडिट होती है, ना हर एक टैक्स रिटर्न पे नोटिस आता है, लेकिन जब बैड लक बुरी टाइम चल रहा होता है तो चल रहा होता है, तो उस हवाले से ये जो सारा सिस्टम है वो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, और आपको फिर वो टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि टैक्स देने का मतलब ये है कि आपने वो डिक्लेरेशन तो कर दी अपनी टैक्स रिटर्न में, और आपने कॉन्फिडेंस से कर दी, और फिर उसको टाइम भी गुजर गया, मतलब आपने उसको रिवाइज भी नहीं किया, साल 2 साल, तीसरे साल में, चौथे साल में, अच्छा, और फिर आप हर साल फाइल तो करते जा रहे हैं, तो एक तरह से 5-6 सालों से आप यही गलतियां कर रहे हैं कि आप ये नहीं देख रहे कि फेडरल लेवल पे तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, फेडरल लेवल पे तो मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ। वो चीज डिक्लेयर करने से, वो चीज का क्या मतलब है, एसेट, सर्विस, बिजनेस, एग्रीकल्चर इनकम, पब्लिक सर्विस में मैं काम कर रहा हूँ, ये सब चीजें डिक्लेयर करने की वजह से, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और साथ ही आपने प्राइवेट बिजनेस भी डिक्लेयर कर दिया जो आपकी जॉब के अगेंस्ट हो सकता है, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट हो सकता है, या प्राइवेटली भी काम कर रहे हैं और आपने साथ में कंसल्टिंग डिक्लेयर कर दिया या और कोई चीज कर दी, तो वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये टैक्स रिटर्न जो आपके एसेट्स को भी वाइट करती है, जो बहुत कुछ करती है, और ये प्रूफ देती है मुल्क के अंदर भी, मुल्क से बाहर भी जब जाए, कि आपकी वर्थ क्या है वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उस हवाले से जो है मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे हम बात करें कि जब टैक्स लॉज बनाए जाते हैं, और टैक्स लॉज बनाते वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हैं, और उनकी इंटरप्रिटेशन करते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आया ये पावर की, यहाँ तो पाकिस्तान में क्योंकि टैक्स दोस्ती इसीलिए इतना सक्सेसफुल है, और लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, अभी भी मैसेजेस अप्रिसिएशन के आए हुए हैं, और फिर लोग क्लाइंट भी इसलिए बनते हैं। तो बात यह है कि यहाँ तो ऐसा है कि एफबीआर में बैठा हुआ कोई असिस्टेंट कमिश्नर या एक कोई जूनियर ऑफिसर भी कोई बात कह दे तो वो समझते हैं कि एफबीआर इज ऑलवेज राइट। एक आजकल हम एड कैंपेन भी चला रहे हैं कि एफबीआर इज नॉट ऑलवेज राइट, लेकिन एक जूनियर बंदा जिसके पास ये पावर भी नहीं है कि वो कोई नोटिफिकेशन इशू कर दे, कोई इंस्ट्रक्शन इशू कर दे, वो भी कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर या एफबीआर के लेवल की पावर है, तो उस बात को पूरे पाकिस्तान में जो है हरफ आखिर समझ लिया जाता है। तो ऐसे मुल्क में, और इसीलिए ये पालकी वाला साहब की किताब हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वहां भी ऐसा ही होगा। तो इस चीज को यहाँ खत्म करने के लिए ये जूम मीटिंग्स जो हम टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए कर रहे हैं, या जो इंटरेस्टेड लोग हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं टैक्स के, और खासतौर पे वो जो लाइफ लॉन्ग हैं जो सीखना चाहते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको देखना बहुत जरूरी है हर एक चीज के लिए। सबसे पहले तो ये कि आया ये जो टैक्स लॉ बना है फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, तो आया उसमें उसकी कॉम्पिटेंस थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, कोई एंट्री थी, एंट्री नंबर 47, 48, 49, 50, 51। अब एंट्री नंबर 50 ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स कर सकता है ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एक्सेप्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि जितने भी एसेट्स हैं उनमें मूवेबल प्रॉपर्टी पे तो वो टैक्स लगा सकता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे वो टैक्स नहीं लगा सकता। तो इस लिहाज से जो है क्या कहते हैं, आया तो अपने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस देखनी है। हमने लास्ट टाइम भी इस पे बात की थी, अभी भी बात कर रहे हैं। तो जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, और किताब आपको पता है कि खोलने भी एहतराम से इस तरह है कि पेजेस ना खराब हो जाए, उसमें मैंने वो रिबन तो लगा दी। तो यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं। एक केस ये था, ये जो बात हो रही है कि इनकम टैक्स लॉ, और जो है ठीक है जी, साथ साथ जो लोग आते जाएंगे उनको ज्वाइन भी कराते जाएंगे। तो राना वसीम आगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। और ये हम बात कर रहे हैं
टैक्स लॉस पे और बेसिक प्रिंसिपल्स पे। तो अगर आपने ज्वाइन किया है तो ये जो पूरी मीटिंग है ये यूट्यूब पे अवेलेबल होगी मंडे तक। तो जो अभी तक हम बात करते आए हैं वो भी आप देख लेना। और अब हम बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाया जाता है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यहाँ तो जो हम बुक यूज कर रहे हैं वो इंडियन है, लेकिन वही इस प्रिंसिपल्स यूज होते हैं इनकम टैक्स लॉ। अच्छा, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर टाइप कर लें इसमें चैट में। तो क्वेश्चन का जवाब मैं सेपरेटली दूंगा। जरूरी नहीं है कि आज के टॉपिक से उसका ताल्लुक हो, कुछ भी हो सकता है। मकसद ये है कि लेकिन एक थीम के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो यहाँ एक केस जो उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है फुट नोट्स में, बहुत सारे केसेस हैं जिनका उन्होंने रेफरेंस दिया जो इंडिया में हुए। वहां पे उन्होंने ये बताया कि जी टैक्स लॉ में चूंकि बैकवर्ड एरिया इनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल यानी सेक्शंस हैं कि बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करने हैं। तो एक टैक्स एग्जेम्पशन एक कंपनी ने क्लेम की और वो बैकवर्ड एरियाज में हाउसिंग का काम करती थी। तो उसको एग्जेम्पशन इसलिए दे दी गई कि वो जो टैक्स लॉ है वो जब बनाया गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए अगर आप देखें तो जो एग्जेम्पशन डाली थी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही डली थी। और ये कंपनी टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करी थी। तो जब टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट्स पूरी करी थी और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो है टैक्स लॉ में ये एग्जेम्पशन डली थी, तो वो एक सॉलिड रीजन बन जाता है। क्योंकि आपने बेस्ट जजमेंट जो है वो सामने लानी होती है जब कोर्ट जाते हैं। काम तो जज का होता है, लेकिन दोनों तरफ की पार्टीज जो है वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करती है। तो बहुत जबरदस्त केस है। और जो है क्या कहते हैं, उसमें से जो असूल निकला, उस असूल का भी नाम है उसका हरिजान प्रिंसिपल है। और अगर आप पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के भी फैसले पढ़ें तो वो टैक्स लॉस के मामले में, और ये सिर्फ इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा, सेल्स टैक्स और भी जो कवानीन है उनके हिसाब से ये हरिजान प्रिंसिपल जो है उन्होंने यूज किया है। यानी कि अगर टैक्स लॉ में थोड़ी सी कंफ्यूजन है और अक्सर होती है कि एग्जेम्पशन इसको मिलनी चाहिए या ये इसमें फॉल करता है कि नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए। फिर इसके अलावा एक और केस है जो अभी मैंने स्टडी करना है, इंडियन सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिल नाडु, जिसमें ये प्रिंसिपल डिसाइड किया गया कि ये जो रॉयल्टी है इस पे जब आप माइनिंग रॉयल्टी पे जब आप फी लेते हैं तो वो बेसिकली टैक्सेशन होती है। और ऑब्वियसली टैक्स लॉ जिस तरीके से बनाया जाता है, पार्लियामेंट से अप्रूव किया जाता है, फिर एग्जीक्यूटिव इसको जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है, वो सब कॉन्स्टेंटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उनके साथ कंपैरिजन होना चाहिए। देखना चाहिए कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। और यहाँ पाकिस्तान में मैं जिससे बात कर रहा था कि एक जूनियर लेवल एफपीआर का ऑफिसर भी अगर कोई बात कह दे तो उसको हरफे आखिर कंसिडर कर दिया जाता है, जबकि हायरार्की कुछ ऐसे। ठीक है, एफबीआर का ऑफिसर है, वो प्रैक्टिकली काम कर रहा है, टैक्स कलेक्शन रिकवरी मेन प्रायोरिटी है एफबीआर की। लेकिन ओवरऑल जो चीज भी वो करेगा वो कमिश्नर अपने कमिश्नर, और फिर वो कमिश्नर अपने रीजनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, और फिर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो ग्रेड 22 के अफसर बैठे हैं उनके अंडर कोई ऑपरेशंस के नीचे आ रहा है, कोई ऑडिट के नहीं। तो वो उन पूरी चेन में लिंक्ड होना चाहिए। यानी ऑर्डर ऊपर से आना चाहिए, या अगर नीचे से कोई काम हुआ है तो ऊपर तक ऑथराइज्ड होना चाहिए। अच्छा, जब वो ऑथराइज्ड कर दे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन, सर्कुलर, एसआरओ, तो उसको फिर पहले तो टैक्स लॉ के साथ कंपेयर करना है कि आया ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो फिर आपने उस नोटिफिकेशन और उस सेक्शन को देखना है कॉन्स्टिट्यूशन की नजर से। अब एग्जांपल ले लेते हैं, और किताब चूंकि भारी है तो मैं नीचे रख लेता हूँ, उठाना देर तक मुश्किल होता है। अच्छा, तो अब ये है, और आई होप कि राना साहब आप जो है मतलब बात को इस तरह फॉलो करें कि हम शॉर्ट सेगमेंट्स में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं जो हमारे लॉ से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा हट के एवरीडे वो जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो है वो एग्जैक्टली नहीं, बल्कि वो जो प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन पे फोकस्ड है, जो हमें लॉन्ग टर्म भी फायदा देगी। मतलब ये वीडियो जो है आज से 10-15 साल बाद भी जब देखी जाएगी तो मेरी वजह से नहीं, जो किताब मैं यूज कर रहा हूँ यानी पालकी साहब की किताब, जो लेजेंडरी टैक्स प्रैक्टिशनर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिशनर थे इंडिया में, जिसकी ये 20वीं एडिशन है, और 100 साल हो गए उनकी पैदाइश के हवाले से। मतलब वैसे तो उनकी डेथ होगी, लेकिन
1920 में वो पैदा हुए थे, तो 2020 में एक तो ये वो वाला एडिशन है सेंटेनियल, और इस किताब को छपते हुए तकरीबन जो है वो 40-50 साल हो गए, तो अच्छी चीज कंटिन्यू रहती। तो मैं ये बात कर रहा था कि अगर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर कोई काम करता भी है किसी एसआरओ सर्कुलर के तहत, या कोई काम करके फिर उसका एसआरओ सर्कुलर इशू होता है, तो वो देखना है टैक्स लॉ के साथ, और टैक्स लॉ और सर्कुलर को देखना है फिर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। फाइनेंस एक्ट आया और उन्होंने सेक्शन 7E जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में डाल दी, और उन्होंने कहा कि टैक्स ऑन डीम्ड इनकम, और उन्होंने साथ में कहा कि यहाँ पर हम जो है प्रॉपर्टीज का जिक्र कर रहे हैं जो इस सेक्शन के नीचे नहीं आएंगे। तो उन्होंने कोई 5 6 7 किस्म की प्रॉपर्टीज का जिक्र किया है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है मूवेबल और इमूवेबल भी, तो प्रॉपर्टीज का जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे टैक्स पेयर की एक कैपिटल एसेट, वो जो है ना वो इस लॉ में नहीं आएगा। तो सिंपल एग्जांपल ये ले लें कि आपके पास 2 घर हैं, और आपने आदतन दूसरा घर जो किराए पे दिया है वो भी आप कैश में रेंट ले लेते हैं। तो अब जो है टैक्स लॉ, और अगर आप वीडियो के शुरू में देखेंगे तो टैक्स लॉस क्यों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो मैं लालटेन की एक एग्जांपल दी थी, वो आप देख लेना। तो टैक्स लॉस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होते हैं कि टैक्समैन जो है वो लोगों के ये जो तरीके हैं टैक्स बचाने के, उनके पीछे पीछे होता है। तो इस वक्त टैक्स ईयर 2022 में जब आप अपनी सेकंड प्रॉपर्टी शो करेंगे, एक आप घर शो करेंगे, वो तो आपको, आप कह सकते हैं इसमें मैं रहता हूँ, चाहे आप ना भी रहते हो, लेकिन आपको वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 7E के टैक्स से। दूसरा जो घर है वो जो है, और अज्यूम करें कि वो 5 करोड़ का है, यानी उसकी एफबीआर वैल्यू 5 करोड़ आती है, क्योंकि 2 करोड़ 50 लाख तक तो वो भी एग्जाम्प्ट है। तो अगर दूसरा घर है और बात खत्म होगी तो ये भी बात खत्म होगी। लेकिन अगर आपका दूसरा घर है वो 5 करोड़ का है, तो आप जो है फिर उस 5 करोड़ पे उसकी आप 5% जो है ना कंसिडर किया जाएगा कि इसकी 5 करोड़ की जो 5% है वो आपको इस साल डीम्ड इनकम आई है, यानी एक्चुअली आपकी जेब में पैसे नहीं आए, लेकिन कंसिडर किया जाएगा कि आपको पैसे मिले हैं। तो उस सिलसिले में जो है आपके उस 5% पे फिर टैक्स लगेगा, और वो लगेगा 20% के हिसाब से। तो ये अगर कैलकुलेशन कर ले तो 5 करोड़ पर 5 लाख रुपए कैलकुलेट होगा, यानी कि 5 करोड़ का पहले 5% कैलकुलेट किया और फिर उसका 20% कैलकुलेट किया, तो 5 लाख रुपए कैलकुलेशन हो जाएगी। तो ये वो टैक्स उन्होंने लगाया। अब टैक्स उन्होंने लगा दिया, उन्होंने पार्लियामेंट से प्रॉपर मनी बिल पास किया जो सेक्शन 77 और जो सॉरी आर्टिकल 77 कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात में अभी स्टार्ट करने लगा हूँ, ताकि प्रोग्राम के मैं चाहता हूँ कि बुक जो है इसको भी हम थोड़ा सा, इसकी भी ओपनिंग हम कर लें, और उसके अलावा एक और किताब है उस पर भी हम बात कर लें जो रिट्स के हवाले से है। तो बात यह है कि ये तो हो गया, हमने काम जो है टैक्स लॉ प्रॉपरली 1 जुलाई 2022 को आ गया, और अब जो है टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में भी जैसे सेक्शन 7E चैलेंज हो गया। अब चैलेंज करने के लिए पालकी वाला साहब कुछ क्राइटेरिया ले डाउन करते हैं कि अगर आपने टैक्स लॉ को चैलेंज करना है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पसंद ना आए तो आप कहें कि जी ये टैक्स लॉ हमें नहीं पसंद, हमने नहीं टैक्स देना। जैसे ट्रेडर्स ने किया, गलत किया, ट्रेडर्स ने कहा जी ये टैक्स हम नहीं दे सकते, तो गवर्नमेंट ने भी वापस ले लिया। ऐसा ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए, कोई लॉजिक होनी चाहिए। तो ट्रेडर्स वाले पे तो हमने अलग से बनाया है कि ट्रेडर्स ने खुद अपना नुकसान किया, और आप आगे भी वो नुकसान करेंगे। वो वीडियो आप अलग देख सकते हैं, अभी अभी रिसेंटली हमने टैक्स दोस्ती के यूट्यूब चैनल। यहाँ पर वो एक तो ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लेजिस्लेटिव लिस्ट होती है, यानी कानून बनाने की लिस्ट होती है कि फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल फेडरल लेवल पे कौन से कानून बन सकते हैं, प्रोविंसेस के लेवल। अब ये इंडिया के हिसाब से, लेकिन मैं उसको पाकिस्तान के हवाले से बता। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की बात हो रही है कि आया सेक्शन 7E जो है, जो टैक्स ऑन डीम्ड इनकम है, यानी एक प्रॉपर्टी जो ना आपने सेल की है ना आपने परचेज की है। तो अगर आप सेल या परचेज कर रहे होते तब तो कैपिटल गेन या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के
सेल परचेज की बात होती है उस पर तो एडवांस टैक्स है 236C और 236K, लेकिन होल्ड करने पर कैसे जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने 3 क्राइटेरियाज दिए हैं, जो इनकी 20th एडिशन है। जो मेरे पास 17th एडिशन में थी उसमें दो क्राइटेरिया दे थे। कोई भी टैक्स लॉ या उसका कोई सेक्शन, जैसे यहाँ सेक्शन 7E है, वो चैलेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेटर टू लेवी टैक्स। एक क्राइटेरिया तो ये है, और आज हम इसी पे बात करेंगे और फिर रिट के हवाले की तरफ आऊंगा। और याद रखिएगा मैं भी स्टूडेंट हूं तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक करके बता रहा हूँ, एज एन एक्सपर्ट तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस किताब की अनबॉक्सिंग पे कहा था कि वैसे मेरे 25 साल हो गए टैक्स लॉ में, लेकिन ये किताब अभी मुझे 25 सेकंड पहले मिली है अनबॉक्सिंग की वीडियो से पहले, तो मैं समझूंगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग सिर्फ 25 सेकंड की है। तो ये किताब अभी मैं इसके छठे सफे पे हूँ, तो अभी तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं चीजें सीख रहा हूँ। तो कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेटर टू लेवी टैक्स आया, वो जो फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने जिस चीज पे, और इस केस में फेडरल फेडरल लेवल पर इनकम टैक्स लगा दिया गया है आपके प्रॉपर्टी पर जो आप होल्ड कर रहे हैं, तो आया वो लगा सकते हैं कि नहीं। दूसरा जो रीजन बन सकता है चैलेंज करने का वो है फंडामेंटल राइट्स, और सेक्शन 7E के हवाले से मैं समझता हूँ कि इसको फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर भी जो है वो चैलेंज करना चाहिए। और थर्ड जो एक रीजन कह लें या एक सोल्यूशन कह लें, वो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन। डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन, तो पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर इस बात को अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे आप टैक्स लॉस को चैलेंज करेंगे। और ऑब्वियसली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यही हो रहा होता है, और जो टॉप के वकील है वो यही काम कर रहे हैं, वो इसी चीज के एक्सपर्ट हैं। तो चले, आज नहीं तो हम भी मेहनत कर करके उनके लेवल तक पहुंचेंगे और फिर केसेस वगैरह करेंगे। जी। तो बात ये हो रही है कि पालकीवाला साहब की किताब लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स में कहा गया है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन और टैक्स लॉ का बड़ा जो है ना आपस में बड़ा एक सॉलिड लिंक है, ठीक है जी। और अब जब आप कोई टैक्स लॉ में अमेंडमेंट करते हैं या इवन कोई रूल्स में या उससे आगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जिसको कहते हैं, कोई एसआरओ सर्कुलर इशू होता है, तो पूरी चेन जो है ना चेक होनी चाहिए, और जहां भी मसला हो, और सिर्फ इनकम टैक्स नहीं, सेल्स टैक्स, एफईडी, फिर प्रोविंसेस जब बनाए तो पूरी चेन जो है, फिर तो डबल चेन इस तरह हो जाती है कि प्रोविंसेस पहले अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस देखें, फिर फेडरल गवर्नमेंट की कॉम्पिटेंस देखें, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखें। तो इस तरह करके, जैसे पंजाब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज भी चैलेंज हुआ था वगैरह। तो अब सेक्शन 7E कहता है कि अगर आपके पास दूसरा घर है, सिंपल करके बता रहा हूँ, तो उसकी एफबीआर वैल्यू की 1% पर टैक्स देना। तो लाहौर हाईकोर्ट में ये चैलेंज हुआ है, कॉम्पिटेंस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, यानी वो जो पहला पहला रीजन या पहला जो टूल बताया है इस किताब में, मालकीवाला साहब की किताब में, कि इस बेसिस पर आप करें। और उसके अंदर बहुत सारे केस लॉज वगैरह हैं जो ऑब्वियसली मैं पढ़ूंगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, और एंजॉय करेंगे, जहां पर वो केसेस ऐसे इंडियन कोर्ट्स में हुए हैं सुप्रीम कोर्ट तक, और वहां उन्होंने लॉजिक बताई है। कुछ केसेस लोग टैक्स पेयर जीते हैं, कुछ टैक्स अथॉरिटीज जीते हैं। लेकिन अब 7E की बात आ रही है, इसका फ्यूचर क्या है। और अगर आप हमारे taxdosti.com पे चले जाएं तो हमारा ब्लॉग पोस्ट है कि 7E के बारे में, what assets may or may not be taxable under tax on immovable property। तो उस पे ये अपडेट्स वगैरह भी लगा रहे हैं, ये वीडियो भी वहां पे आप देख सकेंगे, और यूट्यूब पे भी। तो ये है कि आया फेडरल गवर्नमेंट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो लग रहा है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पर उन्होंने लगाया, मेरे हिसाब से तो उन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी लगा दिया है। तो वो जो है आया, वो वेल्थ स्टेटमेंट में जितने भी आपके कैपिटल एसेट्स आ रहे हैं या पर्सनल एसेट्स बेसिकली उनको कहते हैं, जो नदीम भट्ट साहब का उस दिन मैं लेक्चर भी अटेंड कर रहा था, मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। तो अच्छा है, मेरी भी करेक्शन होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सुनते हैं, तो जितना मैं क्लैरिटी से बता सकूं तो उतना अच्छा। तो वेल्थ स्टेटमेंट में वैसे तो पर्सनल एसेट्स होते हैं सारे, एग्रीकल्चर, एनिमल, इक्विपमेंट वगैरह, लेकिन आप उसको फिर कैपिटल एसेट के तरफ की नजर से भी आप देख सकते हैं। जब उन पे टैक्स लग गया सेक्शन 7E के तहत, यही बात नदीम भट्ट साहब से सीखी उस दिन। तो इसमें यह है कि लाहौर टैक्स बार में उनका लेक्चर था। तो बेसिकली अब जो है आपका जो दूसरा घर है, उस
उसकी जो वैल्यू जिस पे टैक्स लगाया जा रहा है वो उसकी कैपिटल वैल्यू, यानी वो वैल्यू है जो जब आप बेचेंगे तो आपको मार्केट में पैसे मिलेंगे उस घर के बेचने के। तो आया इमूवेबल प्रॉपर्टी के कैपिटल वैल्यू के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है? तो एंट्री नंबर 50 कहती है कि टैक्स ऑन एसिड्स जो है, यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि टैक्स ऑन एसिड्स, लेकिन वो आगे लिखती है एक्सेप्ट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी एसिड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी की पावर निकाल के वो प्रोविंसेस को दे देती है। और ये जो प्रोविंसेस प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करते हैं ये एक तरह से यही होता है। अब प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से भी बड़े इंटरेस्टिंग उस दिन सवाल पूछा गया मेरे से, और क्लाइंट ने पूछा कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहिए उसकी डीसी वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो रेंटल के हिसाब से लगा रहे हैं। तो ये जो रेंटल के हिसाब से लगा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम है उसकी टैक्सेशन की पावर फेडरेशन के पास है, और वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड के नीचे आपकी टैक्स रिटर्न में आती है। अब इन्होंने भी मजे लेने के लिए और अपना प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा, प्रोविंसेस ने ज्यादा कलेक्ट करने के लिए, वो भी वो लोगों से जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं उनसे, उन्होंने उसको अपना उसके जो फेयर मार्केट वैल्यू है या कैपिटल वैल्यू है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी एंट्री 50 उसको पावर दे रही है कि वो जो उसकी कैपिटल वैल्यू है उस पे नहीं लगा रहे, बल्कि जो उससे रेंट आ रहा है या वो जो एक एवरेज रेंट वहां से जो बन रहा है उस पे लगा रहे हैं। वो अपनी जगह गलती कर रहे हैं, वो भी चैलेंज होना चाहिए कोर्ट्स में, और ये अपनी जगह है ये गलती कर। अच्छा, तो अब एंट्री नंबर 50 के साथ नजर आ रहा है, अब जाहिरी तौर पे नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है, ये तो अब जब लाहौर हाई कोर्ट फैसला देगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो फाइनल डिसीजन वहां से आएगा। और अगर गवर्नमेंट बीच में हटा दे वो तो गवर्नमेंट की मर्जी है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक टैक्स लगाया है जो बेसिकली उन्होंने उन लोगों पे लगाया है जिनके पास वेल्थ है। अब वो वेल्थ उन्होंने अपनी मेहनत से ही सब लोगों ने बनाई है, क्योंकि जो बंदा डिक्लेयर कर रहा है उसके पास व्हाइट मनी है तो वो डिक्लेयर कर सकता है, वरना सिस्टम का वो कैसे हिस्सा बनेगा अगर उसके पास व्हाइट मनी नहीं है, यानी वो जॉब करता रहा है, बिजनेस करता रहा है वगैरह। तो हम ये बात कर रहे थे, और टाइम को भी साथ साथ देखूंगा, टाइम होपफुली हाफ एन आवर रह गया, तो इसको वाइंड अप करेंगे। मैं बुक बाकी दो बुक्स का इंट्रोडक्शन इसके बाद करूंगा, इसको मैं वाइंड अप अगले 5 मिनट में करूंगा। 7E को अब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास या फेडरेशन के पास पावर नहीं है 4th शेड्यूल के पार्ट 1 के एंट्री 50 में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसके तहत के वो कैपिटल वैल्यू ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी लगा। उन्होंने भी ऐसे लगाया है कि सेक्शन 7E में उन्होंने जाहिरी तौर पे, अब इस बातों को फाइनल नहीं, इस पे तो बहुत डिस्कशन होनी है, उन्होंने जाहिरी तौर पे बहुत सारे इमूवेबल प्रॉपर्टीज और मूवेबल प्रॉपर्टी निकाल दी। नजर ऐसे लग रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं आ रही, और इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी उन्होंने पहला पहला घर, पहला फार्म, पहला एग्रीकल्चर लैंड, पहली बिजनेस प्रेमिस वो निकाल दी, और सेकंड सेकंड जो है सेकंड घर, सेकंड बिजनेस प्रेमिस वगैरह उस पे लगा दिया, और वो भी एफबीआर वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट की। तो ये जो है कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगाना वो नजर आ रहा है, और डॉक्टर इकरामुल हक, शबरजैद साहब वगैरह ने इस पर आर्टिकल लिख दिया कि ये कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। लेकिन फेडरल मैं ये कह रहा हूँ कि पालकी वाले साहब की किताब को अगर देखें, और यही चीजें ऑब्वियसली डॉक्टर इकरामुल हक और जो हमारे यहाँ अच्छे ऑथर्स हैं उन सबकी किताबों में भी ये पॉइंट्स हैं, केस लॉज हैं, इन सारी चीजों पे उनकी वर्किंग हुई भी है। तो एक तो ये लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ ये 7E बल्कि 236C और 236K, यानी 236C ये है कि सेल ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाता है, और 236K बाइंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी टैक्स डिडक्शन होती है आपसे एडवांस टैक्स की। तो ये तीनों जो है, ये और वो जो कैपिटल गेन होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, यानी सेक्शन 37(1)(a) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के ये सारे सेक्शंस के बारे में, ये सारे जो है ना चैलेंज हो जाएंगे अगर फैसला ये आता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बिल्कुल इसको चैलेंज करना चाहिए, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट्स के उस पे भी करना चाहिए। यानी कि मैंने सारी जिंदगी डिक्लेयर किया, मेरा 10 साल हो गए, 5 साल हो गए आयरस में, और वैसे 10 साल से मैं, लेकिन अगर आयरस की हिस्ट्री ले ले, 2014 से मैं टैक्स फाइलिंग कर रहा हूँ, मैंने अपनी पेंशन से अपने मल्टीपल एसेट्स खरीदे हैं, या मुझे सर्विस में मेरे एसेट्स मिले हैं, या फिर मैंने एमनेस्टी में 2018-19 में डिक्लेयर किए थे। तो मल्टीपल सिनेरियोज की वजह से
ये फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी वायलेशन हो रही है, क्योंकि एक दफा मुझे एज एन एमनेस्टी स्कीम के रिसिपिएंट के तौर पे मुझे कह दिया गया था कि जी आप डिक्लेयर कर दें, आपके एसेट्स पर आप मजीद कोई टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये 7E लग गया। तो एमनेस्टी वालों की भी जो है फंडामेंटल राइट्स हो रहे हैं। फिर जो लोग वाइट मनी से जो वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास पेपर ट्रेल है पिछले 20-25 सालों से बना, तो वो हर टैक्स पेयर जो सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा है और जिसके वाइट मनी है और क्लियरली नजर आ रहा है कि वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब किस्तों में अपने सर्विस की वजह से, गवर्नमेंट सर्विस की वजह से, प्राइवेट सेक्टर की अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से, या कुछ साल बाहर काम करके वापस आ रहा है, या फिर नॉन रेजिडेंट्स हैं इसमें बहुत सारे जिन्होंने सारी जिंदगी बाहर गुजारी, अब वो रेजिडेंट हो गए कोरोना के बाद, एज ज्यादा हो गई, या फिर कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल हालात हैं मिडल ईस्ट के, अमेरिका के, यूरोप के, कि उनको वापस आना पड़ा या वो अपनी मर्जी से वापस आए। तो इन सारे सिनेरियोज में जो है वो उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं, और उसके बेस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट भी किया जा सकता है। लेकिन अभी लाहौर हाई कोर्ट में कॉम्पिटेंस, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे बात आई है। तो ये जो दो मेन चीजें हैं इस पे। अब ये जो थर्ड चीज इस एडिशन में ऐड हुई है कि इसके बेस पर भी आप चैलेंज कर सकते हैं, वो है रीडिंग डाउन, डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन। यानी कि अगर आप एक सेक्शन को पढ़ें, और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सपोज करें कि आप एक पेंशनर हैं और आपने अपनी सारी जो सेविंग है और 25 साल की जो अर्निंग है, और आप अच्छा कमाते रहे क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में अच्छे थे, या जो है जो भी रीजन थी, आप अच्छा अर्न करते रहे और आपको इनहेरिटेंस वगैरह भी अच्छी मिली थी। अब इनहेरिटेंस भी मिली थी तो इसका मतलब जो तीसरा चौथा आपका घर है या और एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है, वो आपको इनहेरिटेंस में मिली थी, मतलब आपके वेल डॉक्यूमेंटेड सोर्सेज हैं। और आपको एकदम से इस साल 2022 में 25 करोड़ रुपए बन गया है इस सेक्शन 7E की कैलकुलेशन के मुताबिक, जिसपे आपको 25 लाख रुपए देना पड़ा है, जबकि एज ए पेंशनर आपके 15-20 लाख रुपए आते हैं, या चले 40 लाख रुपीज आते हैं, आपने कुछ नेशनल सेविंग में डाला है, कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज है वो। तो टैक्सेशन कितनी होगी? 40 लैक्स में से 25 लैक्स जो है वो गवर्नमेंट जो है ना आपसे ले रही है। 40 लैक्स में से कितना परसेंटेज बन गया? मोर देन 50% बन गया, जबकि पाकिस्तान में मैक्सिमम जो रेट है टैक्स का दैट इज 35%। पेनल्टीज वगैरह अलग बात है। तो ये क्या हो गया? कॉन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी हो गई। देन अगेन फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन रीडिंग डाउन का प्रिंसिपल ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट खासतौर पे इस तरह से सेक्शन को इंटरप्रेट करे कि जहां एक ट्रैक रिकॉर्ड है और सारी वो वाइट है, और वो जो है इनहेरिटेंस में मिली है, और गुड फॉर्चून रहा है कि उस बंदे के पास प्रॉपर्टी है और उसने प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया, और उस पर वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है, वो वाटर टैक्स और वो प्रोविंशियल टैक्सेस वगैरह वो मेंटेनेंस कर रहा है, अपनी इनकम भी वगैरह डिक्लेयर कर रहा है, चीजें डिक्लेयर। वैसे तो वो एसेट्स निकल जाएंगे जिनके ऊपर रेंटल इनकम वगैरह आती है, लेकिन मैं इसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि फिर भी आप इसको देखें तो रीड डाउन इस तरह कर सकते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स को ना करे, वो 40 लाख में से 25 लाख टैक्स फिर इसको पे ना करना पड़े, अगर पे भी करना पड़े तो अपना वही 5, 10, 15% जो उसका एवरेज टैक्स रेट बनना आ रहा है। यानी कि ऐसे रीड करे, या ऐसी अमेंडमेंट हो कि आपका अगर प्रीवियस ईयर्स में एवरेज टैक्स रेट 10-12% बन रहा है, और वो तो सिंपल है फॉर्मूला, एवरेज टैक्स रेट ऐसे कैलकुलेट होता है कि पिछले साल जो आपने टैक्स पे किया था डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, जो आपके कंप्यूटेशन वाले पोर्शन में शो हो रहा है, आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगी। फिर उससे प्रीवियस ईयर की कर ले, फिर उससे प्रीवियस ईयर की कर ले, और इन तीनों सालों की जो है उसको 3 पे डिवाइड कर ले तो एवरेज 3 साल की आ जाएगी। तो 5 साल की एवरेज, 10 साल की एवरेज, जो भी कोर्ट डिसाइड करे वो हो जाए, और फिर जो है उसके बेस पर जो है आपको उससे ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। तो ये हो जाएगा रीडिंग डाउन द सेक्शन के वो टैक्स लगा उस प्रॉपर्टी पे, वो दूसरे तीसरे घर पे क्योंकि आपने रेंट पे भी नहीं दिया था, या किसी भी एक्सेप्शन में वो नहीं आ रही थी, तो रीडिंग डाउन है। तो इसमें रीडिंग डाउन का भी अमल होगा। अगर कोर्ट ने ऑपोजिट दे दिया कि जी पावर ही नहीं है फेडरल गवर्नमेंट के पास, फिर तो 2012 से लेकर अभी तक जितना भी कैपिटल गेन टैक्स
वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी रिफंडेबल हो जाएगा। फिर तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम नहीं चाहते बैंकरप्ट हो, हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। T20 भी स्टार्ट हो गया है, सलाब वगैरह के भी इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम अपने आगे गोइंग फॉरवर्ड जब ये चीजें सेटल होती हैं तो हम अपने लॉस को और अपने लोगों को, टैक्स प्रोफेशनल्स को बेहतर इक्विप कर लें। तो ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है सलाबजद खान के लिए भी, कि मैं अपना टाइम निकाल के ये सारी चीजें जो जिस या वैसे तो मुझे इस वीडियो से भी फायदा है, क्योंकि आपको समझाते समझाते 10 बातें और मुझे समझ आ रही हैं इस किताब की, और इस किताब में जो लिखा है और जो इसके लिए मैं प्रिपरेशन करता हूँ। लेकिन ये मेरी कंट्रीब्यूशन है जो हमारे मुल्क में डिफिकल्ट टाइम आया, ताकि हमारे प्रोफेशनल्स हर फील्ड में बेहतर हों, ताकि आने वाले प्रॉब्लम्स को हम बेहतर सॉल्व करें, चाहे वो ये टैक्स इश्यूज हो, सेक्शन 7E है, या और बहुत सारे इश्यूज हैं सेल्स टैक्स के, सर्विस टैक्स के। तो कॉम्पिटेंस और फंडामेंटल राइट्स और डॉक्ट्रिन ऑफ रीडिंग डाउन, आई होप कि आप समझ गए। और मैं एक नजर देखता हूँ कि फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड रिट्स जो है ना, और यहाँ पे भी किताब में भी उन्होंने लिखा है कि ये जो किताब है यहाँ हम बिल्कुल ब्रीफली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और रिट्स के बारे में बता रहे हैं। इंडिया में आर्टिकल 32 है जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और उनके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के मुताबिक उनके हाई कोर्ट को आप अपील कर सकते हैं। मैं जो हूँ यहाँ पर, जो रिमेनिंग टाइम रह गया है, आप राना साहब की इजाजत से मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कि ये कुछ बुक्स हैं जो कलेक्ट करना जरूरी है। उनकी पीडीएफ नहीं बल्कि एक्चुअल किताब खरीदना जरूरी है। एम महमूद साहब जो हैं इस किताब को लिख रहे हैं, वो 80 इयर्स के हैं, और ये किताब छपी थी ये टैक्स ईयर 2018 में छपी थी, तो उस वक्त ये 80 इयर्स के थे, और ये उसकी 6th एडिशन है। बहुत जबरदस्त किताब है, ना सिर्फ पूरा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे मुख्तलिफ टॉपिक्स जो उस आर्टिकल 1, 2, 3 से रिलेट करते हैं, और फिर हर पैराग्राफ में 2-3 केस लॉज दिए हुए हैं, यानी केसेस पढ़ के उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वहां पे हाईलाइटेड हैं, ताकि आप उस केस लॉ को फिर अदालत में यूज कर सके अपने डिफेंस में। चाहे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, लॉ पास करने के तरीकों की बात हो रही है, पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस की बात हो रही है, या किसी भी सेक्शन की बात हो रही है, जुडिशरी की बात हो रही है। तो किताब बहुत जबरदस्त है, मैंने 2019 में परचेज की थी, और 25th अमेंडमेंट जो है वो टैक्स ईयर 2018 में हो गई थी, तो ये 25th अमेंडमेंट तक अपडेटेड है, जिसमें फाटा वगैरह, और जो इमरान अहमद खान नियाजी वर्सेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान PLD 2017 SC सुप्रीम कोर्ट 265 पेज जो है, यानी PLD के जो 2017 का वॉल्यूम है उसमें पेज नंबर 265 पे जाएंगे तो ये केस भी, तो वो केस भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, जो एक फंडामेंटल लॉ केस है, चाहे आप पॉलिटिकली जिनके साथ भी हो, लेकिन इम्पोर्टेंट केस है। तो 1973 के कानून पर उन्होंने हर एक आर्टिकल, यानी सबसे पहले तो पहले 100-200 सफ़ों में उन्होंने लेजिस्लेटिव हिस्ट्री बताई है, पहले कि 1935 का कानून था, फिर 56, 62, फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना जो ये है, फिर उसके बाद उसमें जो अमेंडमेंट्स वगैरह वो भी सारी आई हैं। फिर इसके बेसिक असूल क्या है, सिविल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे, जस्टिस के साइड पे, फिर आर्टिकल वगैरह शुरू होता है, मेरा ख्याल है पेज नंबर 400 जो है कॉन्स्टिट्यूट 249। तो पहले 250 सफ़ों पे असूल, और वहां भी बहुत सारे रेफरेंसेस, लीडिंग केसेस जो कॉन्स्टिट्यूशनल, मौलवी तमीजुद्दीन के केस से लेके ये नवाज शरीफ वाले केस तक, तो ये सारी चीजें जो है ना उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताई हैं। फिर यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, इंट्रोडक्शन, सारी चीजें हैं। मैं जो हूँ जाऊंगा जुडिशरी वाले सेक्शन पे, और जिस तरह पालकीवाला साहब की किताब में लिखा है और इंडियन कानून का जिक्र है, तो यहाँ जुडिशरी में सेक्शन 184 में, यानी कि बेसिकली जुडिशरी के सेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं 175 आर्टिकल से, और सुप्रीम कोर्ट का शुरू हो जाता है 176 से, और 184 आर्टिकल जो है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी मोनोपोली है, या वो अगर दो गवर्नमेंट्स, प्रोविंस फेडरेशन या दो प्रोविंसेस के दरमियान झगड़ा हो जाए
तो वो ही सिर्फ डिसाइड करेगी, आप लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। ये बात है। और उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हो रही हो तो ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 184 के तहत, ये जो है उसको डील करती है। और आपने देखा कि सू मोटो वगैरह एक्शन लिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 7 ऑनवर्ड्स जो हैं 30 तक, वो सारे जो है अगर वायलेट हो रहे हो तो कोई अदालत में भी जा सकता है और अदालत खुद भी एक्शन ले सकती है। अब इस केस में मैंने जैसे कहा कि सेक्शन 7E को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए था, क्योंकि यानी आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है ना वायलेट हो रहे। लेकिन उसमें फिर ऑब्वियसली एक प्रोफाइल बना के चैलेंज करना है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग, जैसे मैंने आपके सामने एक पेंशनर की एग्जांपल ली, तो और भी तो इस तरह करके जब लोग आएंगे सामने, जब इस कानून को समझेंगे, तो फिर जो है ना सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज भी होगा। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जब हो जाएगा तो फिर जो है अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी आर्टिकल 185, लाहौर हाई कोर्ट में अभी फैसला आ जाएगा। उसकी सेकंड हियरिंग 29 ऑफ अगस्त 2022 को हुई है। फर्स्ट जो पिटिशन दाखिल हुई थी 19 जुलाई 2022 को हुई थी। ये बात हो रही है सेक्शन 7E की, लाहौर हाई कोर्ट में जो चैलेंज हुआ है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पे। अब जो है वो जब फैसला आ जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी और आर्टिकल 185 के तहत अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की। आई होप कि आप एंजॉय भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो मैं खुद इन चीजों को इस तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ अपने आप को भी समझा रहा हूँ, आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 185 के तहत जो है अपीलेंट ज्यूरिसडिक्शन होगी सुप्रीम कोर्ट की जब लाहौर हाई कोर्ट में फैसला आ जाएगा, क्योंकि या तो टैक्स पेयर के फैसले हक में आएगा तो एफबीआर चला जाएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी, गवर्नमेंट के फेवर में आएगा तो टैक्स पेयर चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद जो है आर्टिकल 186 जो है वो है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, जब प्रेसिडेंट ने कोई सवाल पूछना होता है, और प्रेसिडेंट को भी चाहिए कि सेक्शन 7E पर भेज दे, और भी मैटर्स हैं जिन पे वो भेजते रहे, जैसे आर्टिकल 63A है और वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंट रहा है। आजकल की पॉलिटिकल सोशल हिस्ट्री चल रही है पाकिस्तान की, आजकल के करंट अफेयर्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये कानून यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे जानबूझ के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हर एक किस्म के केस वगैरह के लिए ओपन नहीं किए गए, वरना तो फिर सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ही जाए, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स ना जाए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जी उनको बस फौरन वो मिल जाए। तो एक तरीके के तहत, एक लॉजिक के तहत जाते हैं, इसलिए हर केस नहीं जा सकते। अब मैं, और यहाँ पे इससे पहले कि मैं बात करूं रिट पिटीशन की जो आप सुनते होंगे, और आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट है उसके आर्टिकल्स जो है 192 आर्टिकल से शुरू हो जाता है। रिट पिटीशन जो है वो 199 में कवर होता है और उसकी हेडिंग है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अच्छा उस्ताद अगर लोगों को मिले तो लोग बहुत सीखते हैं। अब एडवोकेट अहमद कयूम बहुत फेमस पर्सनालिटी है, लाहौर टैक्स बार में है, पंजाब बार काउंसिल के मेंबर हैं। अब वो इलेक्शन जीते थे पिछले दिनों, तो उन्होंने इस पे आर्टिकल 199 पे और ओवरऑल लीगल एजुकेशन पे बहुत वीडियोस बना रहे हैं, मेरे से पहले भी बहुत बना रहे हैं, बहुत काम करते हैं। एल एल जो लॉ गैट के एग्जाम प्रिपरेशन है वगैरह, मतलब बहुत जान मारते हैं, बुक्स की बड़ी कलेक्शन है। और ये जो अनबॉक्सिंग है, मैंने तो अभी 2-3 वीडियोस हुए हैं, वो तो कई सालों से अनबॉक्सिंग करके हर किस्म की किताब जो है व्यूअर के है। उनका यूट्यूब चैनल है अहमद कयूम का, उनकी वेबसाइट है जिसपे सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, और काफी काम उन्होंने किया है। मेरी उनसे एक दफा मुलाकात हुई, मैं इसी वजह से मिलना चाह रहा था, और उन्होंने हमेशा मुझे भी इनकरेज किया है। और ये जो रिट के हवाले से है आर्टिकल, उनकी मतलब उनकी चूंकि प्रैक्टिस है इस फील्ड में बहुत ज्यादा, वो एक्सपर्ट है इस चीज के, तो उन्होंने बहुत काम किया। और बहुत उन्होंने मतलब आप अगर उनकी वीडियोस करेंगे और उनके चेंबर में अगर नहीं भी आप काम करते लेकिन वो लॉजिक फॉलो करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। मैं जो हूँ अब एक बड़े बेसिक स्टाइल से शुरू हो रहा हूँ और फोकस टैक्स लॉस पे है, लेकिन रिट पिटीशन तो कहीं जा सकता। ये जो मैंने अभी आपको आर्टिकल और किताब में जो बताया कि हाई कोर्ट के आर्टिकल्स 192 से शुरू हो जाते हैं,
और अगले 20 मिनट में मैं वाइंड अप कर लूंगा। तो इस दफा तो अटेंडेंस कम रही है, लेकिन डजेंट मैटर, आप यूट्यूब के नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। ये वीडियोस तो मैं कहता हूँ ये एवरग्रीन वीडियोस हैं, क्योंकि जो बुक्स हैं एम महमूद साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल बुक अभी हमने देखी, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का है, यहाँ जो हाई कोर्ट का आर्टिकल 199 का जो टाइटल है ना, वो बड़ा प्यारा है। वो है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अगर आप इसको कंपेयर करें, वो जो मैंने आर्टिकल अभी आपको 184, 185 और 186 बताया था। 184 ये था कि ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर था एपेलेंट ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 185, फिर 186 जो था एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। ये सब आंसर की सूरत में, मतलब ये आपको बता रहे हैं, ये टाइटल्स आपको बता रहे हैं कि ये इस आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में क्या लिखा हो। हाई कोर्ट के बारे में जो मुझे जो, और अब मैं जब प्रिपेयर कर रहा था आज के इस जूम मीटिंग के लिए टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, तो मैं जब प्रिपेयर कर रहा था, तो ये टाइटल एक्चुअली मैंने पहली दफा पढ़ा। वो कहते हैं ना, नालायक स्टूडेंट है हम लोग, हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन पढ़ते कम है। तो ये कि जब मैंने ये टाइटल पढ़ा कि, और सॉरी मैं दोबारा भी, क्योंकि वो कहते हैं ना रटा नहीं लगाता मैं तो चीजें भूल जाता हूँ। ये जो आर्टिकल 99 199 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ये ना क्वेश्चन की सूरत में ये एक टाइटल है। ये टाइटल पूछ रहा है अवाम से, 24 करोड़ अवाम से, जो ऑब्वियसली इस वक्त काफी मुश्किलों में है, लेकिन हम तो आगे की तरफ देख रहे हैं, हम एक बेहतर पाकिस्तान और बेहतर वक्त की तरफ देख रहे हैं। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ये क्वेश्चन की तरह है, अगर आप थोड़ी मेरी बात फॉलो करें, कि पूछ रहा है कि ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या है। जो आर्टिकल है उसमें बड़ा क्लियरली, मतलब ऐसा नहीं है कोई कंफ्यूजन है, वो बता रहा है। लेकिन हाई कोर्ट्स, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आप और भी ऑनरेबल हैं सारे हाई कोर्ट के जजेस, लेकिन जारी बात है जो कॉम्पिटेंट जज होता है वो हाई कोर्ट का जज बनता है और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन एक डायनामिक पावर दे रहा है कि देखें कहाँ कहाँ जो है जो लीगल राइट्स है। और लीगल राइट्स की मजे की बात यह है कि हो सकता है आप सांस ले रहे हो और आपको ये ना अंदाजा हो कि ये आपका लीगल राइट है। आप पूछ सकते हैं जो लोग इस वक्त सैलाब से इफेक्ट हुए हैं, जिनकी जानें वगैरह गई, उन मतलब उनके फैमिली से आपको सांस लेना भी एक लीगल राइट है। वो कितने हद तक हमारे यहाँ एक्चुअली प्रोटेक्टेड है। तो ये जो जिन पे सैलाब आया है, एक तरह से इनका ये लीगल राइट वायलेट हुआ है। मैं देख रहा था कागान की एक वीडियो, कागान नारान की उसमें हेडिंग थी, और उसमें फ्लड जब आया तो लोग वहाँ होटल में बैठ के चाय पी रहे थे, और जब फ्लड आया तो लोग तो भाग पड़े, लेकिन जो सर्वेंट्स थे यानी एम्प्लॉइज थे, वो टेबल बेचारे उठा उठा के अंदर रख रहे थे, कि वो इतना, मतलब ओनर कह रहा था कि भाई काम करो। तो फ्लड वहां पे मेरे हिसाब से तो विदाउट वार्निंग आया, तो आपके बहुत सारे लीगल राइट्स जो हैं वो अफेक्ट हुए। तो जो जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट कहाँ तक, जब कोई आर्टिकल 199 के तहत उनके पास आए, और फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स की बात नहीं होती। इंशाल्लाह मेरे पास, मैंने किताब हाई कोर्ट रूल्स की भी ली है, क्योंकि एडवोकेट हाई कोर्ट हो गया, तो वो रूल्स पढ़ूंगा। अगर वो किताब अच्छी हुई, मतलब आउटस्टैंडिंग हुई, जैसे ये आउटस्टैंडिंग किताबें हैं महमूद साहब की, पालकी वाला साहब की, और मैं समझता हूँ कि जो काम अब लॉ ऑफ रिट्स में आइजक अली काजी साहब कर रहे हैं, और इनकी मैनुअल ऑफ ड्रग लॉज वगैरह बहुत अच्छा काम करे पाकिस्तान में। इवन इस हद तक भी काम नहीं हुआ कि चीजें कंपाइल्ड हो एक जगह आपको मिल जाए वो। तो ब्रीफली इस किताब की बताऊंगा, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन नहीं की, सिर्फ मैं एक दो बातें इस किताब के हवाले से बताऊंगा, फिर किसी और दिन इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो मैं महमूद साहब की किताब में एक जगह पढ़ रहा था, और जो आर्टिकल 199 के बाद 300 पेजेस हैं जो महमूद साहब ने इस तरफ दिए हैं आर्टिकल 199 के हर एक एस्पेक्ट को। उसमें हर तरह से, चाहे बैंकिंग है, सिविल है, रिट पिटिशन कहाँ से आ सकती है, कब वो एक्सेप्टेबल है, कब वो एक्सेप्ट, तो वहां पे उन्होंने एक जगह पे मैं पढ़ रहा था, मतलब 300 पेजेस को तो मैं स्कैन कर रहा था, लेकिन जहां जहां मेरी नजर पड़ी तो
गोल्डन बातें हर पैराग्राफ में, हर चीजें में सपोर्टेड बाय केस लॉज थे। तो वहां एक जगह पे उन्होंने लिखा था कि बैंकिंग कंपनीज को भी रिट पिटिशन के स्कोप में ला दिया गया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि स्टेट बैंक गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट। और इसके हवाले से कल भी एक केस और एक और वीडियो में भी हम बात कर रहे थे, जहां अनबॉक्सिंग ऑफ बैंकिंग लॉज वाली किताब है, कि वो भी रिट पिटिशन में आ सकती हैं। तो कहने का मतलब है, फैसिनेटिंग चीज है कि डिस्कवरी के आपके लीगल राइट्स क्या है। मकसद एज लॉन्ग एज आपके लीगल राइट्स हो, मौजूद हो, तो वो फिर जुरिस्डिक्शन वहां तक हाई कोर्ट की जा सकती है। और यही वो चीज है जो यंग लॉयर्स को एस्पायर करना चाहिए, कि वो डिस्कवर करें कि लॉ को वो लीगली कितने आगे तक उसकी जुरिस्प्रूडेंस ले जा सकते हैं। यानी उसका स्कोप आर्टिकल 199 हो, आर्टिकल 184 हो, जितने भी आर्टिकल्स, और फिर टैक्स लॉ के अंदर भी और लॉज में जितने हद तक वो आगे लेके जा सकते हैं वो लेके जाएं। क्योंकि इंसाफ वो चीज है जो हर वक्त हमें जरूरत है, सांस लेने की बात होती है। जो है क्वेश्चन भी आया उनका, अपना राणा साहब गलबन पूछ रहे हैं, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। और ये मैं बात कंप्लीट कर लेता हूँ कि इतनी खूबसूरत है कि जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट यानी क्वेश्चन की सूरत में है। तो आर्टिकल पढ़ने के बाद और वो 300 पेजेस पढ़ने के बाद महमूद साहब के किताब के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, एम महमूद 2018 एडिशन है। और वही मेरे दोस्त जो अली हैं, जो अल सैयद बुक पब्लिशर्स हैं, उधर से आपको अल सैयद बुक लॉ बुक जो है सैप सेंटर्स के बाद जो शॉप्स है वहां पे है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है वो मतलब डिस्कवरी की बहुत गुंजाइश है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंसेस तो हैं। मतलब अगर आपका एक केस है जो ऑलरेडी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट डिसाइड कर चुका है, तो आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे मैं जो है ये लॉ ऑफ रिट्स की किताब, और किताब खूबसूरत होना भी जरूरी है। तो ये कमेंट्री है ऑन आर्टिकल 199। तो ये तो 3000 सफ़ों से ज्यादा जो है कह सकते हैं तो तकरीबन 1500 सफ़े, लेकिन मकसद ये है कि सॉरी 300 सफ़ों से तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे जो किताब जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज की है, उन्होंने इसको चैप्टर्स में किया है। और जैसे अहमद कयूम साहब समझाते हैं, मैं तो सिर्फ ये बात कि पहला चैप्टर जो है इस किताब का, और ये भी आपको जो है, अच्छा अली को मैंने कहा है कि स्टैंप लगाया करे, लेकिन कुछ बुक्स में जो है ना वो स्टैंप लगाता नहीं है। ये बुक भी तो खैर मैंने उसी से खरीदी थी, अली अगर आप सुन रहे हैं तो कमेंट्री ऑन आर्टिकल्स 199 है। और खूबसूरत बात यह है कि उन्होंने जो है वो जनरल टॉपिक रिलेटिंग टू लॉ ऑफ रिट्स पहले उन्होंने दिया है, और उसके बाद उसमें केस लॉज और कमेंट्री वगैरह है। थोड़ा सा यूजर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं न्यू हूं तो मुझे मुश्किल हो रही है, लेकिन हो सकता है समझ आ जाए। तो फिर रिट ऑफ मैंडमस, उस पर पूरा चैप्टर 2 है, और आप समझ सकते हैं उसमें केस लॉज की भरमार है और कमेंट्री है और चीजें खूबसूरत। फिर रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और ये रिट्स अभी मुझे इतनी क्लियर नहीं है, वक्त के साथ साथ क्लियर होंगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ आप सीखते हैं। क्योंकि इंसाफ दिलाना आसान काम नहीं है, लॉयर होना आसान काम नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। बुक्स में तो या वीडियो पे तो चले आसान है। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस जो है उसका चैप्टर 4 है, रिट ऑफ को वारंटो। और पालकी वाले साहब की किताब में भी ब्रीफली केस लॉस के साथ इनके बारे में बताया गया है, लेकिन वहां भी उन्होंने कहा कि ये किताब अप्रोप्रिएट नहीं है कि इन पर हम ज्यादा बात कर सके, तो उन्होंने उसको 2-4 सफ़ों में डील किया। एक्चुअली ये किताबें एक तो महमूद साहब की किताब है, और फिर जो है आइजक अली काजी साहब की ये लॉ ऑफ रिट्स है। फिर रिट ऑफ सेटोरियन, या जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रिट ऑफ प्रो बोनो पब्लिको प्रो बोनो, ठीक है जी। फिर चैप्टर 8 में सर्विस मैटर्स है, और चैप्टर 9 में टैक्स लॉ, इनकम टैक्स लॉ, एफईडी और ये सारा कुछ है, अदर लॉ। तो 1100 सफ़ों की बेसिकली ये किताब बनती है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि टॉपिक्स हैं जैसे एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी लॉ से क्या मुराद है, एंटी टेररिज्म एक्ट रिट के हवाले से, कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, मैरिटल डिसमिसल, मेरिट डिसमिसल, तो इसके हवाले से, या प्राइवेट कंपनी के हवाले से अगर आपको रिट पिटिशन करनी हो, तो पहले चैप्टर 1 बंदा पढ़ता है। फिर रिट ऑफ मैंडमस में जारी बात है जो इस रिट की खासियत है, उसके हिसाब से अग्रीव पर्सन, अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट, और हर एक टॉपिक दिया हुआ है, और टॉपिक के नीचे फिर कमेंट्री और केस लॉज है। तो बड़ा जबरदस्त।
राणा साहब ने इतनी देर इंतजार किया, तो मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा अगले 5 मिनट में। और ब्रीफली बताऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बात जो है वो तो व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, नंबर भी आपको बताया है 0321440909। एक गिलास पानी पी लो जी। राना साहब पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम साहब, होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। तो बिल्कुल भी नहीं, आप तो बल्कि अच्छे आप आ गए, आपने साथ में अटेंड कर लिया, और अब ये यूट्यूब पे होपफुली इसको अपलोड कर दूंगा। सर, आई हैव अ क्वेरी। वन ऑफ माय न्यू क्लाइंट इज नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सिंस मोर देन 10 ईयर। इसका मतलब है उसकी एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो वहां पे ही है, लिविंग इन सऊदी अरेबिया। ही हैज फाइल्ड हिज नील इनकम टैक्स रिटर्न बट डिक्लेयर्ड ऑल हिज एसेट्स इन वेल्थ स्टेटमेंट, जो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि सेक्शन 1162 जो है वो कहता है एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो टैक्स लॉज, अगर आप वीडियो 1 भी देखें हमारे इसकी जूम मीटिंग की, तो वो जो है टैक्स लॉज एंड और के बेसिस पे बने होते हैं। या तो एंड का मतलब है दोनों काम करने हैं, और का मतलब है कि एवरी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैज टू फाइल हिज वेल्थ स्टेटमेंट, का मतलब है कि नॉन रेजिडेंट ने नहीं कर। तो कहते हैं माय क्वेश्चन इज दैट नाउ कैन आई सबमिट हिज नील रिटर्न एंड नील वेल्थ स्टेटमेंट। हाँ जी, बिल्कुल जल्द से जल्द करें, क्योंकि 5 साल बाद वेल्थ स्टेटमेंट आयरस में नहीं हो सकती। तो अब 2014-15 की वेल्थ स्टेटमेंट नहीं होगी और वो इशू आ सकता है। लेकिन लकीली उनकी जो टैक्स लोग टैक्स अथॉरिटीज की जो पावर है वो भी अब 2014-15 के टैक्स रिटर्न पे नहीं है, वो खत्म हो गए। 2016, 17, 18 आज ही रिटर्न को रिवाइज करें, हम भी रिवाइज करते हैं, उसके चार्जेस वगैरह हम लेते हैं। और आई हैव टू कंटिन्यू डिक्लेयरिंग हिज, नहीं आपने बिल्कुल नहीं करना, आपने उनको समझाना है, उनको समझ आने में बड़ा मुश्किल होगा। वो कहेंगे नहीं नहीं, फिर मैं जब रेजिडेंट बनूंगा फिर मैं कैसे बताऊंगा कि ये है। तो उस टाइम सिर्फ उस साल के जो एसेट खरीदे होंगे उनको उन्होंने जस्टिफाई करना होगा। एक बहुत प्यारा केस है ट्रिब्यूनल का, जिसकी वीडियो आप जाके टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, कि ओपनिंग नेट एसेट्स आर नॉन ऑडिटेबल, उनका ऑडिट नहीं हो सकता, तो इस तरह बचत हो जाती है। तो इसलिए वो कहते हैं सेज ओनली रेजिडेंट इंडिविजुअल नीड्स टू। हाँ जी, आपने सेक्शन मेरा रिपीट कर दिया 116। आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहे हैं, और आप जो है वो इनको समझाएं कि आपने, अब आपके पास इम्यूनिटी है, आपके पाकिस्तानी एसेट्स भी और वर्ल्ड एसेट्स भी सिक्योर है। अच्छा, अब इन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल की है, तो इन पर टैक्स लॉ लाजमन टैक्स ऑफिसर सेक्शन 7E भी लगा देंगे, और लाखों रुपए लगा देंगे, और फिर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगा देंगे। मतलब इन्होंने ब्लंडर किया, और इस ब्लंडर की इनको करोड़ों की सूरत में टैक्स का नोटिस आएगा। उसको बचाने के लिए या तो टैक्स वाले लाखों की रिश्वत मांगेंगे, मैं ऑन वीडियो बता कह रहा हूँ, और या फिर कोई प्रोफेशनल इनको मिल जाएगा जो इनसे जो है नाक से ना लकीरें इनकी खिंचवाएगा, और इनको वहां सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान बुलाएगा और हाजिर करवाएगा टैक्स वालों के पास। और ऐसा बुरा इनका एक्सपीरियंस होगा। इसीलिए हमने नाम रखा टैक्स दोस्ती। हमारे क्लाइंट एक दफा रिलैक्स नहीं हो जाते, एक दफा अवेयर हो जाते हैं कि यार मैंने सिर्फ इनकम टैक्स करनी है, या मैंने वेल्थ करना है, तो आप ये चेंज है। उनकी अवेयरनेस होती है। वो जो टेंशन और वो जो एक वो जो आप पर कपकपी आ जाती है ना कि यार टैक्स लॉ में फंस गए, उससे हमारे अब वो फ्री हो जाते हैं, हम उनको फेयर से। इसलिए हम कहते हैं फेयर फ्री टैक्स फाइलिंग। हमारा एड चल रहा है फेयर फ्री टैक्स फाइलिंग, अगर आप टैक्स दोस्ती के क्लाइंट बनते हैं, क्योंकि आप टैक्स दोस्ती के एसोसिएट हैं, हमारी बातें सुनते हैं, अच्छी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए भी यही बात कर रहा हूँ कि आगे आप भी क्लाइंट्स को फेयर फ्री करें। दूसरा, FBR इज नॉट ऑलवेज राइट, ये भी हमारा एड गूगल पे चल रहा है। एड का मतलब है कि जब आप दुनिया में कहीं भी या पाकिस्तान में सर्च करते हैं टैक्स कंसल्टेंट, अव्वल तो आपको लिखना चाहिए टैक्सदोस्ती.com ठक, और उधर जाके जो हमारा मोबाइल नंबर है, अगर आप मोबाइल से हमें कांटेक्ट करें तो मोबाइल पे आप कांटेक्ट करें, कॉल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर कमेंट शॉमेंट छोड़ें, या वेबसाइट के ऊपर चैट करें। तो वो उसमें वो जो चैट बॉट है उसमें थोड़ी बहुत अकल है, वो कुछ सवालों के जवाब तो वो देता है, बाकी फिर वो मुझे अलर्ट कर देता है 24 घंटे में कि जिसे किसी सवाल पूछा है वो फिर मैं जवाब दे देता हूँ। तो मिलके इस तरह हम आपके फियर्स दूर करें, क्योंकि ये तो क्लासिक ब्लंडर है जो इन्होंने किया है, और इन्होंने इसलिए किया कि मैं उस वक्त कब कैसे डिक्लेयर करूंगा कि पिछले 15-20 सालों से मैं कर रहा हूँ, वो आपको जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं होगी। अपने पास पर्सनल, और ये नदीम भट्ट साहब की बात रिपीट कर रहा हूँ, जो एक
बड़े अच्छे टीचर और एक लेजेंड है लाहौर में, लाहौर टैक्स बार में, नदीम भट्ट साहब ने कहा था कि पर्सनल वेल्थ स्टेटमेंट जरूर बनाए एक्सेल शीट में, कि हर साल कितना इजाफा हुआ, कितने पैसे दिए, कितने टैक्सेस दिए। हाँ, वो टैक्सेस जरूर क्लेम करें जो आप अपने एसेट्स की बाइंग सेलिंग करते हैं। आई होप, बल्कि मैं राना साहब का भी थैंक यू करना चाहूंगा, और वो लोग जो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, taxdosti.com पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से ये मटेरियल जो है, जो ये लॉजिक है और करंट बातें ये सामने आ रही हैं। इससे मुझे भी बहुत फायदा है, टैक्स पेयर्स को भी बहुत फायदा है, टैक्स प्रोफेशनल्स को भी बहुत फायदा है। राणा साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। राणा साहब कह रहे हैं वेरी नाइस सर, वेल एक्सप्लेन। तो थैंक यू। और जो है आज क्या सेशन कंप्लीट होता है। इस सेशन में जो लिंक्स हैं वो मैं आपके साथ, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, पाकिस्तानी टैक्सेस मेड इजी, टैक्स मास्टर क्लास, या में अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं बेसिकली 0321440909, तो मुख्तलिफ और भी ग्रुप्स हैं, उनमें मैं शेयर कर लेता हूँ या मैं स्टेटस पे भी लगा देता हूँ। तो आप फिर इस मीटिंग को एवरी फ्राइडे 5:30 से पहले ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मीटिंग जो है रिकॉर्डेड है, तो आपके पास ऑप्शन होता है, वैसे जब आप आते हैं वेटिंग रूम के बाद तो आप, वीडियो भी म्यूटेड होती है, ऑडियो भी म्यूटेड होती है। अगर आपका ज्यादा अर्जेंट प्रॉब्लम हो, जैसे आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि टैक्स सीजन है, 30 सितंबर आ रहा है, 30 सितंबर भी फ्राइडे है, तो उस दिन भी हम करेंगे सेशन। तो उस दिन फिर आप अपना माइक ओपन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, जनरल, जैसे अभी राना साहब ने सिर्फ ये बताया कि उनका क्लाइंट है, कोई नाम नहीं बताया, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं दिया। ठीक है जी, चले, थैंक यू। मेरी अगली जूम मीटिंग है 1-on-1 क्लाइंट के साथ 7:30, तो आपसे इजाजत है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें। और ये सब जैसे मैंने कहा कि ये टाइम मैं फ्री में डिवोट कर रहा हूँ जो फ्लड अफेक्टीज हैं उनके लिए, और इस तरह कर रहा हूँ कि अगर हमारे टैक्स प्रोफेशनल्स अच्छे हो जाएंगे तो इस फ्लड के बाद गवर्नमेंट ने मजीद और टैक्स लगाना है, क्योंकि बैंक करप्ट हो गई है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे टैक्स पे लगेगा। तो अगर वो टैक्स जायज होगा उतनी हद तक तो पे करना, लेकिन अगर नाजायज होगा तो यही पालकी वाला साहब और एम महमूद साहब और इस तरह के जो बड़े वकील और ऑथर्स गुजर चुके हैं, उन्हीं के असूल लेके हम इन मीटिंग्स में जो हमने डिस्कस किया, हम गवर्नमेंट को समझा सकेंगे कि नहीं, आप गलत करें। तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन है फ्लड रिलीफ की तरफ, कि मैं अपना 1 घंटा 1.5 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, या और यूट्यूब वीडियोस में, ताकि टैक्स प्रोफेशनल सॉलिड ग्राउंड पे आ जाए। ये ना हो कि गवर्नमेंट के साथ मिल जाए और जो बेचारे थोड़े टैक्स पेयर्स रह गए जिनके पास एबिलिटी है टैक्स देने की। देखिए, 3 से 4 करोड़ लोग तो बेघर हो गए, इसकी वजह से 10 करोड़ लोगों की इनकम खत्म हो गई है, मिनिमम हो गई है। पाकिस्तान में रिमेनिंग जो 10-12 करोड़ लोग रहते हैं उन पर सारा प्रेशर आ गया है। तो चाहे वो इनकम टैक्स ना भी देते हो, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट टैक्स, कस्टम टैक्स की सूरत में उन पर प्रेशर आएगा, उनकी डिस्पोजेबल इनकम्स और कम होंगी, वो फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो जरूरी है कि गवर्नमेंट को रोकना, वरना गवर्नमेंट प्रेस करती रहेगी, टैक्सेस टैक्स, हर चीज पे टैक्स हो जाएगी, क्योंकि टोल टैक्स भी है, रोड में जब आप गाड़ी पार्क करते हैं वो भी टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट को रोकना है तो इन्हीं असूलों के बेस पे, जहां फंडामेंटल राइट्स की या लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की या कोई फेयर रीजन होगी, तो हम रोक सकेंगे। मैं भी रुकता हूँ, 1.5 घंटा हो गया। बहुत शुक्रिया, टेक केयर।